नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ अपने वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। भारतीय संविधान, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि भारतीय संविधान हमारे देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक लिखित दस्तावेज है जो किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है। जिस तरह से उसी लिए भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए भारतीय संविधान, जो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया, आज उसी भारतीय संविधान के संदर्भ में उसके स्रोत के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्रोत कहाँ से उपलब्ध करवाएं, उस स्रोत के आधार पर। तो भारतीय संविधान के निर्माण में दो स्रोत थे, एक देश के अंदर का स्रोत और एक दूसरा देश के बाहर का स्रोत। यानी एक देशी स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत। देशी स्रोत, चूंकि भारत में जब संविधान निर्माण हो रहा था और संविधान निर्माण जब प्रारंभ हुआ था तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर उसमें औपनिवेशिक सत्ता यहाँ संचालित थे ब्रिटिश के तरफ से। तो ऐसी स्थिति में जो औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही संवैधानिक सुधार की जो प्रक्रिया चली थी, उसी संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। और यह जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जब संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से अधिकांश अनुच्छेद को लिया गया है। कहा जाता है कि मूल संविधान में जो कुल अनुच्छेदों की संख्या है, जो 395 था, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी मूल संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से लिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि यह देशी स्रोत है, देश के अंदर ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो लिया गया। तो बहुत सारे जो अनुच्छेद है, लगभग 250 अनुच्छेद, वो इस भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया। जहाँ तक विदेशी स्रोत की बात है, तो देश के बाहर भी जितने स्रोत लेने की आवश्यकता महसूस हुई संविधान निर्माताओं के, उन्होंने लिया। और वैसे संदर्भ में जहाँ भी अच्छे उपबंध लगे, अनुच्छेद लगे, उसको अक्षरशः भारतीय परिप्रेक्ष्य में हूबहू नहीं करके कुछ न कुछ परिवर्तित स्वरूप करते हुए भारतीय संविधान में लाया गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में चलिए अब हम लोग चलते हैं जहाँ से लिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो विदेशी स्रोत है। तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से किन किन बातों को भारतीय संविधान में लिया गया, उन बातों पर चर्चा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो लिया गया वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यानी संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना, जैसे कि भारत की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। और उसी प्रस्तावना में यह इस बात को स्पष्ट रूप से दिखाया गया
कि भारत की शक्ति यानी शासन शक्ति का जो प्राधिकार का स्रोत है वह भारत के जनता है, यानी सारी शक्ति भारत की जनता में निहित है। तो इस तरह से प्रस्तावना में भारतीय लोगों की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समानता, इन सारी बातों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिख दिया गया है। और यह जो प्रस्तावना है वो भारत के संविधान के संदर्भ में वह अमेरिका से लिया गया। दूसरा जो संदर्भ लिया गया भारतीय संविधान में जो संयुक्त राज्य अमेरिका से, वह है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार के हनन होने पर भारत में न्यायपालिका एक्टिव हो जाती है। मौलिक अधिकार का हनन हो जाने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 के तहत जैसे सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हनन करने वाले के खिलाफ न्यायालय में बात हो सकता है और होता है। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, प्रारंभ में मौलिक अधिकार जो था 7 हुआ करता था, लेकिन संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार की संख्या 6 है अभी वर्तमान में, जो मौलिक अधिकार वाले एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद जो अगली बातें जो लिया गया है वो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, जुडिशरी रिव्यू। यदि किसी प्रकार का कोई न्यायालय के द्वारा निर्णय दे दिया गया तो समय सापेक्ष यदि बदलता है तो इसी स्थिति में उस निर्णय पर फिर से पुनर्विचार भी किया जाता है। यह कंसेप्ट, यह संकल्पना भारतीय संविधान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। भारत में जो गणतंत्रीय व्यवस्था है उस गणतंत्रीय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान गणतंत्रीय व्यवस्था में भारत का राष्ट्रपति है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और चूंकि संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति यदि गैर संवैधानिक कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। और यह महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है और उस महाभियोग के प्रस्ताव के पारित कर देने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इस तरह से यदि राष्ट्रपति गैर संवैधानिक कार्य करते हैं तो उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। और यह प्रक्रिया जो लिया गया है भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उसके बाद न्यायिक निष्पक्षता और स्वतंत्रता की भी बात यूएसए से लिया गया। न्यायिक निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता, यानी न्याय जो मिलेगा निष्पक्ष और स्वतंत्र, फ्री एंड फेयर जुडिशरी यानी जस्टिस की जो बातें हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से ही उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। और यह जो उपराष्ट्रपति है भारत में राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जो भारत में राज्यसभा के पदेन सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जो है वो उपराष्ट्रपति हो जाता है। यानी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जो होता है वो उपराष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है। ये राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, या यूं कहें कि उपराष्ट्रपति का पद
जो है जो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं वो ऑलरेडी राज्यसभा के पद सभापति हो जाते हैं। आगे जब बात करते हैं तो संघ में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति हैं। संघ में यानी यूनियन में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, यानी भारत में जो तीनों सेना है, थल सेना, जल सेना और नौसेना, उस तीनों सेना के प्रमुख के ऊपर सर्वोच्च स्थान पर जो है वो राष्ट्रपति है। इस बात की जानकारी या इस बात का स्रोत जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। यानी भारत में रक्षा बलों का सबसे ऊंचा पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वह है राष्ट्रपति कहलाता है, यानी भारतीय गणतंत्र का प्रधान। चलिए दूसरा स्रोत की बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से जो लिया गया है उसकी बात करता है। ब्रिटेन से भारतीय संविधान में ब्रिटेन से बहुत सारी बातें ली गई है। भारत चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन के जो अलिखित संविधान है उसी अलिखित संविधान में जो व्यवहारिक रूप में अच्छा लगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसे ब्रिटेन से लिया गया। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे कि संसद कानून बनाता है और जैसे इंग्लैंड में द्विसदनीय सदन है, भारत में भी द्विसदनीय सदन है। जैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसी तरह से यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है और संसद के माध्यम से ही भारत में विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण होता है, विधायिका है। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। दूसरी बात जो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया वो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, भारत में व्यक्ति को या भारतीय नागरिक को एकल नागरिकता प्राप्त है, एक ही जगह का नागरिकता प्राप्त है। और जैसे कि दूसरे देशों में कहीं कहीं दोहरी नागरिकता भी है। जैसे मान लिया जाए कि अमेरिका है तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है। एक वहाँ के यूएसए का सिटीजनशिप होता है और दूसरा वहाँ के जो राज्य है वहाँ राज्य का भी सिटीजनशिप लोग प्राप्त करता है। भारत में उस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। सिंगल सिटीजन हम लोग जैसे कि कोई बंगाल का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, तो बिहार, यूपी, बंगाल या पंजाब का नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। तो भारत में एकल नागरिकता है, ना कि विभिन्न प्रांतों में रहने वाले, विभिन्न जिला में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग से नागरिकता प्राप्त है। ये अमेरिका में है या फिर न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड वगैरह में भी जो है सो ट्रिपल सिटीजनशिप है, एक स्टेट का, एक सेंट्रल का और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी। लेकिन वो स्थितियां भारत में नहीं, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। भारत में एक ही नागरिकता है जो भारत का नागरिक कहलाता है, न कि बिहार का नागरिक कहलाता है। उसके बाद जो आगे बात हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्रोत के संदर्भ में वह विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया यानी विधि किस तरह से बनाई जाना है, उस प्रक्रिया को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसद में कोई भी विधेयक पारित होने के बाद दोनों सदन में यदि वो विधेयक पारित हो जाता है, पारित हो जाने के बाद यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया जाता है, तो वह कानून बन जाता, अधिनियम बन जाता, विधि बन जाता। ये जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया कि भारत में किस तरह से कानून हो। उसके बाद एकीकृत न्यायिक प्रणाली यानी कि सिंगल जुडिशरी सिस्टम। और एकीकृत न्यायिक प्रणाली
एकीकृत न्यायिक प्रणाली, भारत में सिंगल जुडिशरी है, जो सर्वोच्च स्थान पर जो है वह है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होता है, पूरे देश में लागू होता है। ऐसा नहीं कि बिहार का अलग, यूपी का अलग, दिल्ली का अलग या फिर पंजाब का अलग, नहीं, सबसे एकीकृत, सबसे यूनिफाइड जो टॉप पर आता है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका निर्णय सर्वमान्य होता है। आगे बात करते हैं, ब्रिटेन के बाद आयरलैंड से किन किन बातों को लिया गया है। आयरलैंड, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया, जो भारतीय संविधान में भाग 4 में है। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व लिया गया है और यह राज्य के ऊपर आरोपित किया गया है कि राज्य यदि संसाधन को जनता के बीच वितरित करने में समर्थ है तो वह कर सकता है, अदरवाइज नहीं भी कर सकता है। और यह नीति निदेशक तत्व जो है भारतीय न्यायालय में वाद योग नहीं है। यदि नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन होता है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो इस नीति निदेशक तत्व में जितने बातें कही गई हैं उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता है, न्यायालय उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकता है। तो ये नीति निदेशक तत्व, जबकि यहाँ एक मौलिक अधिकार की बात हम किए थे, यूएसए से जो लिया गया था, ये फंडामेंटल राइट जो है ये भाग 3 में है, भारतीय संविधान में भाग 3 में है और भाग 3 में जो है इसके खिलाफ न्यायालय जाया जा सकता है, लेकिन नीति निदेशक तत्व के खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है उस निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, उसके लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया और उस निर्वाचक मंडल में बताया गया कि संघ यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उस निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे जो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भागीदारी निभाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो बात है वो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण बातें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और वह है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है उस बात की जानकारी, उस बात का स्रोत जो है सो भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन उसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन। और वैसे व्यक्ति जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले को ही इसमें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और ये राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81(1) के तहत ये बातें लिखी गई है। और वैसी स्थिति में राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन अनुच्छेद 81(1) के तहत जो दिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से अब मैं आगे कनाडा के संविधान से जो बातें ली गई है उस पर बात करूंगा। कनाडा के संविधान से जो बातें ली गई है, संघीय ढांचा की जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो भारतीय संविधान में
कनाडा से लिया गया है। फेडरल सिस्टम यानी भारत चूंकि राज्यों का संघ है और राज्यों का संघ है तो उस संघ के ऊपर जो सर्वोच्च शक्ति है वह है संघ सरकार। विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया है जो भारतीय संघ है। और इस संघीय ढांचा के तहत प्रांतों में यानी राज्यों में और संघ में शासन प्रणाली किस तरह से संचालित किया जाएगा उसकी चर्चा संघीय व्यवस्था के तहत कनाडा से लिया गया। और इसी कनाडा से ही इस बात संघीय ढांचा और भारतीय संघ को, चूंकि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है और इस भारतीय राज्य के संघ को यूनियन शब्द देना, राज्यों का संघ है, संघ का यूनियन शब्द कनाडा से लिया गया है। अमेरिका भी राज्यों का संघ है, लेकिन अमेरिका में जो राज्यों का संघ है वह यूनियन नहीं कहलाता, वह फेडरल कहलाता है। भारत में जैसे कि यहाँ एक भारत हो गया और ये विभिन्न राज्यों का एक संघ मिलता है और सबका जुड़ाव अमेरिका, ये भारतीय राज्यों का संघ, मान लिया जाए कि ये दिल्ली है और ये दिल्ली है और यहाँ ये राज्य ये राज्य ये राज्य ये राज्य ये राज्य, सारे राज्यों का करेक्ट संघ जो है सो संघ है भारत, जिसकी राजधानी दिल्ली है। लेकिन अमेरिका में ये अलग संघ है, ये अलग संघ है, ये अलग से सब, इसका इससे संपर्क है, इसका इससे संपर्क है, इसका इससे संपर्क है, इसका इससे, राज्य आपस में समझौता करके एक संघ बनाए हुए हैं। अमेरिका में विभिन्न राज्य आपस में समझौता करके एक संघ बनाया हुआ है, लेकिन भारत में सभी राज्य आपस में कोई समझौता नहीं किए हुए हैं, सब एकीकृत यानी संघ के अधीन है। इसीलिए भारत में यूनियन शब्द दिया गया और यहाँ फेडरल शब्द दिया गया है। तो इस तरह से भारतीय संघ भारत राज्यों का संघ है और उस संघ के लिए यूनियन शब्द भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया है। इसके अलावे जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां वो भारतीय संविधान में कनाडा से ही लिया गया। कानून बनाने की जो शक्ति है वो संघ सरकार को है, राज्य सरकार को है और दोनों मिलकर भी बना सकता है। जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी संघ को भी अपना अपना क्षेत्र बांट दिया गया कि इन इन विषयों पर संघ कानून बनाएगी। कुछ वैसे विषय हैं जिस पर राज्य कानून बनाएगी और कुछ वैसे विषय हैं जो को बांट दिया गया है जो संघ और राज्य दोनों मिलकर बना सकती है और विवाद होने पर संघ के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। लेकिन कुछ वैसी शक्तियां हैं जो किसी को विभाजित नहीं किया गया, ना तो संघ को किया गया ना तो राज्य को किया गया। और ये जो शक्तियां हैं अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है और ये अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास रहेगी। बाकी जो केंद्र के जो शक्तियां किसी को वितरित नहीं की गई है, ना संघ को ना राज्य को, तो वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है और वो अवशिष्ट शक्तियां जो है सो उस पर कानून बनाने का दायित्व तो राज्य सरकार का नहीं बल्कि संघ सरकार का है। आगे आइए यूएसएसआर पर। यूएसएसआर सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस से भारतीय संविधान में जिन बातों को लिया गया वह है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। प्रारंभ में जब संविधान लागू हो रहा था उस समय मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं थी मूल संविधान में। इसको बाद में संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है और यह मौलिक कर्तव्य 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, जो यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत रखा गया, यानी भाग 4 के अनुच्छेद 51A में
मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में सोवियत संघ रूस से लिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जापान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कानून बन गया है, और कानून जो बन गया है, जो लागू हो गया, उस प्रक्रिया के बारे में जो है सो व्यवस्था सोवियत संघ रूस से लिया गया। जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची, जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया कि 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वैसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने की शक्तियां संघ सरकार को है। राज्य सूची में वैसे विषय आते हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची वैसी सूचियां होती है जिसके विषय में कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। लेकिन जब विवाद होता है संघ और राज्य के बीच में कानून बनाने के संदर्भ में, तब उस विवाद के संदर्भ में अंतिम निर्णय संघ द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। उसके बाद आ जाइए फ्रांस। भारतीय संविधान में फ्रांस से गणतंत्रीय व्यवस्था लिया गया है। गणतंत्रीय व्यवस्था यानी रिपब्लिकन सिस्टम जो है वो भारतीय संविधान में फ्रांस से लिया गया है। भारत एक गणराज्य है और यहाँ जो प्रणाली चल रही है, गणतंत्रीय प्रणाली चल रही है। गणतंत्र का मतलब होता है कि वैसे देश जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है जनता के द्वारा, और प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री, या यूं कहे कि राष्ट्र का प्रमुख, भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है जनता के द्वारा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में गणतंत्रीय व्यवस्था की बात भारतीय संविधान में फ्रांस से लिया गया है। राष्ट्र का प्रमुख जो वंशानुगत होता है वो राष्ट्रतंत्र कहलाता है, और राष्ट्र का प्रमुख जो निर्वाचित होता है वह गणतंत्रीय व्यवस्था कहलाता है। इस तरह से भारतीय संविधान में गणतंत्रीय व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी से भी हमारे संविधान में जो है सो स्रोत को लिया गया है। जर्मनी से भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है। आपात उपबंध इमरजेंसी लिया गया है भारतीय संविधान में। जर्मनी से, जर्मनी का वाइबर गणराज्य था, वहीं से लिया गया है भारत के संविधान में। जैसे कि भारत का आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, वैसी स्थिति में भारत में आपात स्थिति लग सकती है, या फिर अर्थव्यवस्था जो है सो खाई में चले जाए, अर्थव्यवस्था यदि पटरी से उतर जाए, यानी सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपात उपबंध भी, वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। या फिर राज्यों में जो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है, वैसी स्थिति में राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन के तहत आपात उपबंध लगाया जाता है। और ऐसी स्थिति में आपात उपबंध में सारी शक्ति संघ के पास यानी एकीकृत हो जाती है। तो ये बातें जर्मनी में भारतीय संविधान से ली गई है। एक और है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी वो बातें ली गई। संविधान संशोधन भारतीय संविधान में ये बातें दक्षिण अफ्रीका से
ली गई है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान ऐसा नहीं है कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। समय सापेक्ष बदलते परिप्रेक्ष्य में संविधान संशोधन अनिवार्य हो जाता है, इसलिए संविधान में संशोधन की बात दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो इस प्रकार से आज हम आप लोगों के साथ भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में चर्चा किए हैं, और यह स्रोत विभिन्न देशों से भी लिया गया, और भारत में जो औपनिवेशिक सत्ता संचालित है, भारतीय संविधान के निर्माण में जो आज़ादी से पहले या संविधान निर्माण होने से पहले जो भी सुधार हुआ था उसको भी इसमें स्वीकार किया गया, कि जैसे कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, उस भारत सरकार अधिनियम से भी अनुच्छेद को लिया गया है। जैसे कि न्यायिक प्रक्रिया उसी के तहत लिया गया है संघ में, या फिर आरबीआई जैसे केंद्र के जो केंद्रीय बैंक है, वो सारी बातें 1935 के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा देश के बाहर भी जितने भी अच्छे अच्छे तथ्य या अच्छे अच्छे प्रावधान भारत के परिप्रेक्ष्य में अच्छा लगा, तो संविधान निर्माताओं ने उन सभी तत्वों को भी भारतीय संविधान में शामिल किया। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इस बात को आप लाइक करके कमेंट करते हुए जरूर दें, और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।